हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है फ्रॉम द बुक ए.के. जैन। तो आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। देखिए, शुरुआत होती है काफ़ी सिंपल टॉपिक से जो हम 11वीं में पढ़ चुके हैं नीट की प्रिपरेशन के दौरान, जो आता है सिंपल डिफ्यूजन। अब मेम्ब्रेन की बात करी जा रही है, ट्रांसपोर्ट की बात करी जा रही है, तो सिंपल डिफ्यूजन तो आएगा ही। सिंपल डिफ्यूजन माने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन कॉन्सेंट्रेशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या इसमें एनर्जी लगती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसिव होता है, इसमें नो एनर्जी ऑफ एटीपी होता है। देन इट गोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नो यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी हमें कैरियर प्रोटीन की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या होती है? एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा? रेस्पिरेटरी गैसेज आ सकता है। कौन कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन एंड CO2। कैसे? हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में ये वाली गैसेज क्या होती है, इनका एक्सचेंज होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या था? लिपिड प्रोटीन। क्यों लिपिड प्रोटीन? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाईलेयर की बनती है। तो अगर जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी आ गए। ठीक है, नेट मूवमेंट स्टॉप्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, यानी अगर मान लो मेरे पास एक साइड पे 10 मॉलिक्यूल हैं, दूसरी साइड पे भी 10 मॉलिक्यूल है, तो नेट मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्योंकि देखो, मूवमेंट तो होगा लेकिन नेट टोटली क्या होगा? ज़ीरो होगा। कि मान लो 10 यहाँ हैं रेड और यहाँ पे ब्लू हैं, मतलब लेफ़्ट में अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे 10 हैं रेड और यहाँ पे ब्लू हैं 10, यहाँ से थोड़े 2 ब्लू यहाँ चले जाएंगे, 2 रेड यहाँ जाएंगे और इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नेट वहाँ पे 10-10 ही रहेगा, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद नॉट कैरियर मीडिएटेड होता है, यानी इसे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। देन द रेट इज़ गिवन बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अभी के लिए ना ये सिर्फ नाम याद कर लो, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इतनी सी मेरे पास दीवार है, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसमें इतना ही लेवल होगा, इतने में ही होगा। लेकिन अगर मेरे पास मान लो कंटेनर ज़्यादा है, मेरे पास मेम्ब्रेन इतनी बड़ी है, तो मेरे पास सरफेस एरिया बहुत है, यानी मॉलिक्यूल यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से जा सकता है। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, मेरे पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरे पास इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मेरे पास बस 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये वाले हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बहुत जल्दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा था। फिर आती है थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में क्या आता है? देखो, मेरे पास अगर मोटी सेल मेम्ब्रेन होगी तो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे और डिफ्यूजन क्या होगा? उसका रेट इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर थिन मेम्ब्रेन है तो आसानी से क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो लॉन्गर टाइम लगेगा। एक बात बताओ, मेरे को अगर यहाँ से यहाँ जाना है इस पॉइंट पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले वाले केस में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर पे। देखो भाई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स में। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होगी उतनी ज़्यादा उनका क्या होगा? ब्राउनियन मोशन होगा। जितना ज़्यादा उनका ब्राउनियन मोशन होगा उतनी तेज़ी से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? चलेंगे और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर को आइडियल माना जाता है, जिसमें सारी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल डिफ्यूज रैपिडली विद ईज थ्रू द लिपिड लेयर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये। वाटर सॉल्युबल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में दिक्कत आती है, इसलिए डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाता। अब आते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी पैसिव होता है, इसमें भी कोई एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे इतना है कि हम यहाँ पे रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर्स माने कैरियर चैनल्स।
कैरियर माने हमने एक सेल मेम्ब्रेन पे गार्ड अंकल या गार्ड आंटी बिठा रखी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अंदर आना है तो पहले इनसे निपटना पड़ेगा। अगर हमारे गार्ड अंकल या गार्ड आंटी परमिशन देते हैं तभी दूसरा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ठीक है, इसे कहते हैं कैरियर। फिर आता है एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस भी एक एग्जाम्पल है। कैसे? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो चलो होता है ये, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, इस हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात करी जाए तो फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाइस वर्सा है, या तो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है तब लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, अल्फ़ा बीटा का देते हैं। मान लो जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे है। जब हमारे पास ये दोनों क्या है, ये मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब मान लो मुझे मॉलिक्यूल यहाँ से भेजना और मुझे इसको यहाँ लाना है, तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। इसमें रिएक्शन क्या होगा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बीटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ नीचे अल्फ़ा चल जाएगा। हो यहाँ पे क्या रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, कॉन्फिगरेशनल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे पास, कॉन्फिगरेशनल चेंज, कि जो पहले ऊपर था अब वो नीचे आ गया है। इसके टाइप भी पढ़ लो एक बार, एक्वापोरेंस हो गया, लीकी चैनल्स हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गया, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हो गया, मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स हो गया। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है डायग्राम। डायग्राम ध्यान से देखना, डायग्राम में रेट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिखा है। देखो सिंपल डिफ्यूजन तो होता रहेगा, जिस तरीके से मान लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगा सिंपल डिफ्यूजन का, लेकिन फैसिलिटेटेड एक टाइम के बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, अरे भाई कैरियर प्रोटीन हमारे पास वहाँ पे सैचुरेट कर जाते हैं। मतलब ये मान के चलो कि हमारे पास खाना तो है, लेकिन खाने को परोसने वाली प्लेट हमारे पास क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है लोगों के अंदर। रेट बढ़ता है विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टिल सैचुरेशन कम्स। एग्जाम्पल क्या है इसका भाई, ग्लूट हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लो, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस ग्लूकोज अपटेक बाय मसल एंड फैट सेल्स इज इम्पेयर्ड बिकॉज कैरियर फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर इंसुलिन। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। फिर आते हैं हम इसके पहले टाइप पे, ये हमारा लीकी चैनल्स है। लीकी चैनल्स पे आओ, देखो लीकी चैनल्स में क्या होता है, पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना, मेरे पास अगर एक सेल मेम्ब्रेन है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेरे पास क्या होगा, हमेशा सोडियम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अंदर मेरे पास क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा। तो अगर आप फैसिलिटेटेड की बात कर रहे हैं, इसमें एटीपी तो रिक्वायर्ड नहीं है तो ये पैसिव है, तो ये क्या करेगा, मेरे पास पोटेशियम अगर सेल के अंदर ज़्यादा है ना तो मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड, और यहाँ पे लीकिंग ऑफ पोटेशियम आयंस कंट्रोल करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी। लीकी चैनल्स, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है वोल्टेज गेटेड चैनल। अंदर ही अंदर मैंने बताया था सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो सोडियम और कैल्शियम तो अंदर कम है। अब क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम आयंस टू बाहर का जो सोडियम है, इसको ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं अंदर ले आते हैं, और सोडियम के अंदर, मतलब सोडियम यहाँ पे तो चलो ज़्यादा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से अंदर आ जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल क्या माने, हम 11th क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। फिर आता है लाइगेंड गेटेड चैनल। भाई लाइगेंड गेटेड चैनल क्या होता है, एक टाइप का फ्लैप होता है, जैसे मान लो ये है, ये भी खुला है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो ये बंद होता है, ये ऐसे खुलता है और बंद होता है। गेट दैट ब्लॉक्स द एंट्री एंड इट ओपन्स ऑल्सो, ठीक है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ठीक है, अगर बाहर जाता है तो ये अंदर आता है, किस लिए आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए आता है। क्या करता है, इंड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल, हेल्प्स ना मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि भाई ये भी तो यही काम कर रहा है और ये भी यही काम कर रहा है, लेकिन देखो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये चैनल है सिर्फ। लाइगेंड गेटेड में क्या होता है, ये एक टाइप का दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा बंद भी होता है, दरवाज़ा खुलता भी है, ठीक है। अब पढ़ो ज़रा मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल में क्या होता है, अगर प्रेशर बढ़ता है ऑन पेन, अगर मेरे पास प्रेशर बढ़ेगा तो सोडियम फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिससे पेन रिसेप्टर्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे।
अगर पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो स्टिमुलेट करेंगे सेंसरी नर्व्स को जो पेन सिग्नल देंगे। मतलब मैकेनिकली गेटेड का ये एग्जांपल तुम याद कर सकते हो। मैं पहले बता चुकी हूँ, सोडियम ऑलवेज हाई आउट ऑफ सेल, ग्लूट फॉर एडिपोज और मसल, इसका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब आते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट फॉर लार्ज एंड, किस लिए होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है नॉन आयोनिक डिफ्यूजन की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड एंड देन डिसोसिएट्स, देयर अकर्स नेट मूवमेंट ऑफ अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू दी अदर। इसको कहते हैं नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। कहाँ होता है? जीआईटी में होता है और कहाँ होता है? किडनी में होता है। एक बार हम इसे और पढ़ेंगे नॉन आयोनिक डिफ्यूजन को। इफ़ अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है एंड फिर उससे वहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। और देयर अकर्स अ नेट मूवमेंट ऑफ अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस फ्रॉम द वन साइड टू द अदर, यानी ये वाला सब्सटेंस अनडिसोसिएटेड है, दूसरी साइड जाके क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? नॉन आयोनिक डिफ्यूजन कहेंगे। फिर आते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से कहाँ होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी भाषा में बोले तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर एग्जैक्टली टू प्रिवेंट सॉल्वेंट माइग्रेशन। देखो भाई, अगर मुझे पता है ये मॉलिक्यूल्स इधर आने हैं तो मैं यहाँ पे कितना प्रेशर लगाऊँ कि इधर आए ना, ये बात हो गई वो। ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन रादर देन केमिकल कॉम्पोजिशन, साइज, टाइप, मॉलिक्यूलर वेट, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन चाहिए। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम देखो, पाई इज इक्वल्स टू CRT हम लिखते हैं, हाँ या ना? ये तो एटलीस्ट हमने 12th क्लास में पढ़ा है ना सोल्यूशन चैप्टर में। अब फिर से आ जाओ, इफ़ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आते हैं सिंस द बॉडी फ्लूइड, हमारे जो बॉडी के फ्लूइड है नॉट आइडियल सोल्यूशन है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्री टू एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग आयंस। मेरे ख्याल से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार नोट कर लेना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्री टू एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग आयंस, क्योंकि हमारा जो ब्लड है और हमारे अंदर जो पानी, मिनरल्स, अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशंस हैं हमारी बॉडी में, उनमें वो क्या है? आइडियल फ्लूइड नहीं है। बात करते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की। अगर वो प्लाज्मा कोलॉइड की वजह से हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑस्मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा को क्या कहते हैं? टोनिसिटी कहते हैं। ऑस्मोलैरिटी याद करो, मोलैरिटी से अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। ऑस्मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी आपस के भाई भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। ऐसी ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैलिटी नॉट अफेक्टेड। ऑस्मोलैरिटी तो भाई नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं करता। ऑस्मोलैरिटी करता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का फैक्टर आ जाता है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा इज 290 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू प्लाज्मा इज कॉल्ड टोनिसिटी, पहले लिख चुके हैं। टोटल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंपॉर्टेंट इन एक्सेसिंग डिहाइड्रेशन, ओवर डिहाइड्रेशन, अदर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज। अब देखो, टोटल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंपॉर्टेंट इन एक्सेसिंग, तो चलो ये वाली चीज़ है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो बुरा क्या हो सकता है? हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो सकती है। अब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्या होती है भाई? हाइपर ऑस्मोलैरिटी से क्या होता है? इट कॉजेज कॉमा ड्यू फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल, तो क्या करेगा? ये सेलुलर डिहाइड्रेशन करेगा। ठीक है, एक्सेसिंग नहीं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टू हेल्प विद, मतलब ये चीज़ें नहीं करते हैं। अगर तुम मतलब टोटल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर गड़बड़ा जाती है तो ये सब होता है। उसमें एक्सप्लेन करा है हाइपर ऑस्मोलैरिटी को और सॉल्वेंट ट्रैक को। फ्लो ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ कैपिलरीज डिपेंड्स ऑन द ऑनकोटिक प्रेशर, अगर वो ग्रेटर और लेस देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ठीक है। फिर आते हैं हम
एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी होता है, सॉरी यूज़ ऑफ एटीपी होता है, लेकिन डायरेक्टली किस में होता है, इनडायरेक्टली किस में होता है, वो पार्ट्स पे डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं एक्टिव की बात करूँ और उसमें मैं प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, इसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी होता है। इसमें फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है। भाई कैसे जाता है, मान लो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में बाहर सोडियम ज़्यादा है और मेरे पास पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा ना, जहाँ पे सोडियम कम है हम वहीं से सोडियम लाएंगे, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी लगती है डायरेक्टली इस वाली चीज़ में। हैव एटीपीएस, टेक एटीपी, ब्रेक करता है एटीपी प्लस फॉस्फेट में, फॉस्फेट एनर्जी जनरेट करता है, मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो फिर हेल्प करता है। बात करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की। एक्टिविटी इंक्रीज बाय इंसुलिन, एंडोस्टेरोन और जी एक्टिन। ये क्या करते हैं, एक टाइप का स्टिमुलेटर काम करते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का। देखो भाई, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। ये क्या करेगा, मान लो ये मेम्ब्रेन है, अगर मेरे पास सोडियम यहाँ कम है तो ये कम से ज़्यादा की तरफ लाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, अपनी एनर्जी लगाना चाहता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलना चाहता है। यहाँ सोडियम कम है, यहाँ सोडियम ज़्यादा है, ये बोलेगा फिर भी ना जी ना, मैं तो 3 सोडियम बाहर निकालूंगा। वो कहता है ठीक है तेरी मर्ज़ी। और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम कम है, तो बाहर वाला, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है, सॉरी अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा है, अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा है, तो बाहर वाला कहेगा यार मेरे पास थोड़े पोटेशियम कम है, लेकिन थोड़े तो मैं दे सकता हूँ, तो थोड़े से पोटेशियम, ज़्यादा पोटेशियम को दे देंगे क्या, 2K+। अगर एक बात बताओ, 3 पॉजिटिव चार्ज मेरे पास जा चुका है और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुका है, नेट चार्ज अंदर क्या होता है, नेगेटिव बचता है। क्या होता है, नेगेटिव बचता है, ठीक है। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं, एटीपी की वजह से होता है, जो स्प्लिट हो जाता है और देता है क्या, एडीपी प्लस फॉस्फेट। यहाँ पे मेरे पास सोडियम पोटेशियम मूव अगेंस्ट द ग्रेडियंट करते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो एटीपीएस की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब एक हार्मोन आता है डिजॉक्सिन। क्या आता है, डिजॉक्सिन। अगर मैं बोलूँ डिजॉक्सिन तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो अगर डिजॉक्सिन की वैल्यू ज़्यादा है तो एटीपीएस की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी, एज इट इंक्रीजेज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। थोड़ा इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ते हैं तो मेरे पास जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप मेरे पास, वेट अ मिनट, हाँ, पहला स्टेप मेरे पास क्या है, बाइंडिंग ऑफ सोडियम, 3 सोडियम एंड एटीपी टू कैरियर प्रोटीन एंड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कॉन्फ़िगरेशन, देखो मेरे को अगर बाहर जाना है तो मेरे को उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास जो गेट लगे रहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, पोटेशियम आयन्स बाइंड्स टू द कैरियर प्रोटीन ऑन द आउटसाइड सेल, जो क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे, जो सेकेंड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कराएगा। ऑलराइट, दूसरा एग्जाम्पल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, कैल्शियम एटीपीएस आता है, ठीक है। देखो मेरे पास क्या होता है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल वी वांट कैल्शियम प्लस टू इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्टोर कैल्शियम टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल। देखो अगर मेरे पास ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, कैल्शियम यार स्टोर कर ले। क्यों स्टोर कर ले, क्योंकि अगर कैल्शियम बाहर आ गया, अगर कैल्शियम बाहर आ गया आउटर स्पेस में, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, बात तो हम रिलैक्सेशन की कर रहे हैं। तो वी वांट कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्टोर कैल्शियम टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल्स। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एटीपी टू पुश कैल्शियम आयन्स इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ताकि वो बाहर ना आ पाए। अगर कैल्शियम बाहर आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जो हमें चाहिए ही नहीं। फिर आते हैं हम प्रोटॉन पम्प्स पे। प्रोटॉन पम्प्स या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस कहेंगे। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है इन स्टमक, बट पैराइटल सेल्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन कम होता है। अब क्या करना चाहते हैं, ये पैराइटल सेल से चुन चुन के हाइड्रोजन क्या करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। टू द वी वांट हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम द पैराइटल टू द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। क्यों करना चाहते हैं भाई, इन्हें एटीपी खर्च करनी है।
हमें एटीपी खर्च करने तो एटीपी चाहिए भी होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ हाइड्रोजन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ जाए तो, या फिर हम यहाँ पे बात ख़त्म हो चुकी है। अगर इस सेंटेंस की बात करें कि इनहिबिटर क्यों आते हैं, तो इट रिक्वायर्ड फॉर पीपल हु हैव हाईली एक्टिव प्रोटॉन पंप टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, थोड़ा सा AKG में ये अच्छा पैराग्राफ दे रखा था। ATP इज कम्पोज ऑफ 6 सब यूनिट्स, 3 अल्फ़ा 3 बीटा, इसमें भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब आते हैं हम कैरियर टाइप पे। ठीक है, कैरियर वाला क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट बाइंड्स आयन एंड अदर मॉलिक्यूल्स एंड देन चेंज इन कॉन्फिगरेशन मूविंग द बाउंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, ये देखो पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अल्फ़ा वाला ऐसे था और बाद में वो क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ था, अल्फ़ा नीचे आया, इससे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। लेकिन वो हमने कहाँ पढ़ा था, वो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़े, कैरियर टाइप पढ़ सकते हैं, ये एक्टिव भी हो सकता है, फैसिलिटेट भी हो सकता है, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला टाइप देखो ज़रा यहाँ पे, यूनिपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। मेरे पास है सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेरे को जाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मदद करेगा सिर्फ इसे एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अगर मुझे ले जाना है तो देखो बीटा यहाँ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ जाएगा, और तब ये यहाँ पे पॉइंट इधर ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिम्पोर्ट पे। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट 2 पार्टिकल्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। 2 अलग अलग पार्टिकल हैं, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू एक ही साइड से जा रहा है, मतलब दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं। अच्छा, यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज हो गया। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, जो सोडियम होता है और ग्लूकोज होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। फिर आता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, उसमें 3 सोडियम क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर आते हैं। तो क्या हो रहा है, एक बाहर जा रहा है, एक क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। सेम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज इन मसल सेल्स हो गया, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज इन रीनल ट्यूब्यूल हो गया। अब आ जाओ मेरे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ ATP होता है। इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ ATP कैसे, फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरे पास X है, ठीक है, ये मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, मतलब इसको तो ज़रूरत नहीं है किसकी, ATP की। लेकिन Y जो है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, जैसे मान लो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और हाइड्रोजन हो गया, कि एक को तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाने में ATP की ज़रूरत ही नहीं है और इसको ज़रूरत है। ठीक है, इट कैन बी सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट यानी एक डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट यानी एक इस तरफ, सिम्पोर्ट यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इट डिपेंड्स अपॉन सोडियम पोटेशियम पंप, तो हाँ ये बात सही है, 3 सोडियम आउट होता है, 2 पोटेशियम इन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है, इसको एक बार देख सकते हो। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोरीन सिम्पोर्टर भी होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो सोडियम होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, लेकिन जो पोटेशियम होता है इट मूव्स इन। ठीक है, क्लोरीन मूव्स इन। सोडियम क्या करेगा, सोडियम बाहर ज़्यादा है, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम से ज़्यादा आएगा, तो यानी पोटेशियम क्या कर रहा है, ATP का इस्तेमाल कर रहा है अंदर आने के लिए। लेकिन सोडियम तो वैसे ही बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ATP की। ऐसी सोडियम पोटेशियम पंप, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, इट डज़ नॉट रिक्वायर ATP, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इट विल रिक्वायर ATP। इम्पॉर्टेंट इन DCT होता है। अब देखो ज़रा, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं हम सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट पे। सोडियम फिर से आउट टू इन जाएगा, हाई टू लो जाएगा, कैल्शियम लो टू हाई जाएगा। इफ़ डाइजॉक्सिन प्रेजेंट है, सोडियम कम हो जाएगा, कैल्शियम इन द मसल बढ़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एक रीज़न है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है वेसिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 2 टाइप हैं, एंडोसाइटोसिस
और फिर आता है मेरे पास क्या है, एक्सोसाइटोसिस। पहले बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। तो इसमें पहला आता है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, ड्रिंकिंग मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्वस अमीनो एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, पिनोसाइटिक वेसिकल बनाएगा और इसे फिर अंदर ले लेगा। फैगोसाइटोसिस क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर इज इनगल्फ इन WBC होता है। WBC में भी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस में होता है। कैसे होता है, इंक्रीज एसिडिटी इन द H+ कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग ATP एंड फॉर मोर फंक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये तो चलो फिर भी नहीं याद करोगे चलेगा, बट इनके एग्जाम्पल्स ये वाले याद कर लेना। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसका क्या मतलब है, मटीरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। पहले क्या करेगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड देन द रिसेप्टर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स इज इंजेस्टेड बाय एंडोसाइटोसिस। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता, हम बोलते हैं कि मतलब मेम्ब्रेन पे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो अंदर सिग्नल लेके जाता है। ठीक है, बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस एक्सपेल करता है सेलुलर वेस्ट। एक्सो नाम ही एक्सो है, मतलब सेल से कुछ चीज़ बाहर जा रही है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस होते हैं। अब जब सेल से कुछ ना कुछ बाहर जा रहा है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ही सही। फिर हार्मोन्स भी बाहर जाते हैं। रिलीज ऑफ न्यूसिन बाय द गॉबलेट सेल भी होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर। मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर यानी क्या क्या करता है भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एक्टिवेटिंग फोटोफॉलीफेज सी एक्टिवेटिंग फॉस्फोलाइपेज सी, ये भी ठीक है। लास्ट में क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ वेरिएबल कैल्शियम एक्शंस एज सेकेंडरी मैसेंजर। इसका क्या काम है, कैल्शियम मे बी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनेली, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, आफ्टर इट डिफ्यूजेस थ्रू आउट द सेल। तो हमारे पास ये पूरा चैप्टर था किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।